गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 13 नवंबर है आज, तो देख लेते हैं 13 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 13 नवंबर को 1780 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का पाकिस्तान के गुजरवाला में जन्म हुआ था। सन 1971 में अमेरिकी विमान मैरिनर 9 ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाया था। सन 1985 में पूर्वी कोलंबिया में ज्वालामुखी फटने के कारण करीब 30,000 लोग मारे गए थे। सन 1997 में 1991 में सुरक्षा परिषद ने इराक पर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सन 1998 में चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मुलाकात की थी। तो यहाँ पर चीन दलाई लामा से, इनकी पुरानी लड़ाई चल रही है और दलाई लामा से मिलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर विरोध जताया था, परंतु उसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन दलाई लामा से मिले थे। सन 1975 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की थी। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 13 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। चलिए वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। चलिए आपको इसका आंसर बताना है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। हमारी क्लास रेगुलर सुबह 5 से 6 के बीच में होती है, जहाँ पर आपको पूरे दिन के करंट अफेयर्स के क्विज मिलते हैं और साथ ही साथ में कुछ आर्टिकल्स को भी हम स्टडी करा करते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए और साथ ही साथ में अगर आपको इन वीडियोस के आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आंसर देते चलिए और पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश के बोर्ड ने, क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। चलिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर पीसीबी के 4 नए निदेशकों में से एक है। उनके अतिरिक्त वित्त कार्यकारी जावेद कुरैशी, अर्थशास्त्री वसीम वाजिद जवाद और कॉर्पोरेट कार्यकारी आरिफ सईद की नियुक्ति हुई है। आलिया जफर और जवाद को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। पीसीबी के नए संविधान के तहत 4 स्वतंत्र निदेशकों में से एक महिला का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हमको काम की चीज़ क्या मिली है कि पाकिस्तान का संविधान जो कि कभी बराबर नहीं रहता है, हमेशा को टूटता रहता है। तो यहाँ पर संविधान में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों में से एक महिला का होना अति आवश्यक है। चलिए तो ये तो हो गया हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात हमने कर ली। पाकिस्तान के पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की गई है। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किस टीम ने आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग जिसको बोला जाता है, 2020 का खिताब 5वीं बार जीत लिया है। ऑप्शन आपका सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स, सॉरी दिल्ली डेयर डेविल्स है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। किस टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब 5वीं बार जीता है। चलिए इसका आंसर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार इस लीग का खिताब अपने नाम किया। मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015, 2017, 19 और 20 का आईपीएल खिताब अपने नाम पर कर लिया और ये सभी 5 खिताब
उसे रोहित शर्मा की कप्तानी में ही मिले हैं। मौजूदा 8 टीमों में से दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऐसी 3 टीमें हैं जो अब तक एक बार भी आईपीएल का खिताब अपने नाम पर नहीं कर पाई हैं। तो यहाँ पे एक बात और हमको काम की मिल गई है कि किंग्स इलेवन पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली डेयरडेविल्स दिल्ली कैपिटल जो है एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीती है, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद ये जीत चुकी है, चेन्नई सुपर किंग्स ये भी जीत चुकी है और मुंबई इंडियंस तो लगातार 5वीं बार जीत चुकी है। हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे बड़े दानवीर जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए दान दिए, आपको उनका नाम बताना है। चलिए आंसर बताइए। हारून इंडिया के द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा दानवीर है जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए दान दिए हैं। ऑप्शन आपके पास शिव नडार, मुकेश अंबानी, अजीज प्रेम जी या फिर अनिल अग्रवाल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। दोस्तों अभी 1-2 दिन बाद दिवाली आने वाली है, तो आपसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि इस बार दिवाली को ग्रीन दिवाली मनाएं, पटाखों को अवॉइड करें, क्योंकि आप पटाखे जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, उससे हमारा जो पर्यावरण है वो नुकसान हो रहा है, हमारी जो आबो हवा है वो नुकसानदायक हो रही है, खराब हो रही है। इसीलिए हमको ही तो देखना है अपने पर्यावरण को, तो हम ही आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो हमको इस बार ये प्रण करना है कि इस बार हम दिवाली सिर्फ दीपों से जलाएंगे, दीपक जलाएंगे और अननेसेसरी पैसों को खर्च नहीं करेंगे और साथ ही साथ में आतिशबाजी पटाखे करके अपने वातावरण को दूषित नहीं करेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहने वाला है। देश का सबसे बड़ा दानवीर कौन है जिन्होंने 7,904 करोड़ रुपए दान दिए हैं। चलिए इसका आंसर रहने वाला है अजीज प्रेम जी। आईटी की दिग्गज कंपनी विप्रो के फाउंडर अजीज प्रेम जी भारत के सबसे बड़े दानवीर हैं। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष यानी कि 19-20 में करीब 7,904 करोड़ रुपए दान दिए। हारून इंडिया द्वारा जारी परोपकारियों की सूची से इस बात के सामने आई है ये कि एचसीएल टेक्नोलॉजी के शिव नडार इस सूची में दूसरे स्थान पर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जो कि हमारे भारत देश के सबसे रईस व्यक्ति माने जाते हैं, परंतु दान करने में वो फिसड्डी हैं। मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने 458 करोड़ रुपए ही बस दान किए हैं 19-20 के वित्त वर्ष में। तो यहाँ पर अजीज प्रेम जी 7,904 करोड़ रुपए दान कर रहे हैं और हमारे भारत देश के सबसे धनी व्यक्ति, सबसे बड़ी कंपनी है इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी इनका कैपिटल भी सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है शेयर मार्केट में। उस कंपनी के प्रमुख मुकेश अंबानी मात्र 458 करोड़ रुपए दान कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हमने देख लिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल या फिर 11 नवंबर। चलिए इसका आंसर आप मुझे अकाउंट में दीजिए क्या रहने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर है 11 नवंबर। देश भर में 11 नवंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। इस दिन शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साल 2008 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौर से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है। चलिए आपको बताना है
पाकिस्तान का आने वाले समय में जितने भी दौरे होने वाले हैं, जितने भी क्रिकेट के टूर्नामेंट होने वाले हैं, उनमें सभी प्रकार के फॉर्मेट में कौन कप्तान रहेगा? ऑप्शन है आपका बाबर आजम, फखर जमन, मोहम्मद आमिर या फिर सरफराज अहमद। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, उनमें क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है बाबर आजम। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है। इस तरह टी20 और वनडे क्रिकेट टीम के बाद वे टेस्ट टीम के कप्तान भी होंगे। भारतीय कप्तान विराट कोहली और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की तरह बाबर आजम भी देश के तीनों फॉर्मेट में टीम के कप्तान होंगे। बाबर आजम ने अनुभवी बल्लेबाज अजहर अली की जगह टेस्ट टीम के कप्तान संभालने की जिम्मेदारी ली है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिल गई कि भाई इसके पहले टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे पाकिस्तान के? अजहर अली थे। उनकी जगह अब इन्होंने लिए। हालांकि ये टी20 क्रिकेट मैच के कप्तान तो थे ही पहले, और साथ ही साथ में वनडे टीम के कप्तान भी थे। अब टेस्ट टीम के कप्तान भी इनको बना दिया है। मतलब ओवरऑल सारे मैच जितने भी होने वाले हैं, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, या 2020 मैच हो, उन सभी में बाबर आजम कप्तानी संभालेंगे आने वाले समय में, आने वाले दौरों में। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं? चलिए इसका आंसर दीजिए। वित्त मंत्रालय ने बोला है कि सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ा जाना है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 1 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, या फिर 31 अगस्त 2021, या फिर 31 नवंबर 2021। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है 31 मार्च 2021। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने सभी बैंक को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन खातों को पैन से लिंक कराने की जरूरत है, उन्हें भी आगामी 31 मार्च तक पैन से जोड़ने का काम पूरा हो जाना चाहिए। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की विशेष संख्या छपी होती है, जिससे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है भारत सरकार की तरफ से, जो कि एक व्यक्ति को एक ही बार जारी होता है। परंतु कभी कभी कुछ ऐसे हमको केस भी मिले हैं, कुछ गलतियां हो चुकी हैं, जिसमें एक व्यक्ति के अलग अलग आधार कार्ड भी जारी हुए हैं। चलिए आगे बात करेंगे। पंजाब और किस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? ऑप्शन है आपका कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु या फिर झारखंड। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। पंजाब और किस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? चलिए इसका आंसर है झारखंड। पंजाब और झारखंड सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। आम सहमति को वापस लेने का अर्थ क्या है, ये भी देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई बिना किसी पूर्व अनुमति के दोनों राज्यों में किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकती है। इस निर्णय के साथ पंजाब और झारखंड उन 8 राज्यों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने सीबीआई को जांच के लिए दी गई अपनी आम सहमति वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी सीबीआई को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले चुके हैं। इसके पहले क्या था कि भाई कुछ जो राज्य हैं, इन सभी को छोड़कर, जो यहाँ पे 8 राज्य हैं, इनको छोड़कर सभी राज्यों में क्या है कि सीबीआई जो है बिना किसी अनुमति के राज्य के अंदर जो भी कोई मामले हैं उनकी जांच वो कर सकता है। परंतु महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी ने इस पावर को वापस ले लिया कि भाई आपको अगर इस स्टेट में, कोई पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पे ये नाम लिखे गए हैं, उन स्टेट में अगर आपको कोई कार्यवाही करनी है, कुछ मामलों की जांच करनी है, तो उसके लिए आपको पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे 8 राज्य जो थे पहले से थे, इसमें 2 और जुड़ गए हैं। कौन कौन से हो गए? पंजाब और झारखंड। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की खोज की है? चलिए इसका आंसर दीजिए आप मुझे कमेंट में, क्या रहने वाला है? किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की खोज की? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर भारत। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर भारत। चलिए इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति, जिसको कोरल रीफ भी बोला जाता है, की खोज की है। इस प्रवाल भित्ति की संरचना एक ब्लेड जैसी है, जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक विगत 30 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ ने अपनी प्रवाल भित्तियों का 50% हिस्सा खो दिया है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण तब शुरू हुआ जब प्रवाल स्वयं को समुद्री तल पर मौजूद चट्टानों से जोड़ती है। चलिए अब बात करते हैं, हाल ही में कौन पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की पहली महिला निदेशक किसको बनाया गया? ऑप्शन है आपका नाजिमा खान, आलिया जफर, जोया खान या फिर आयशा नूर। चलिए इसका आंसर है आलिया जफर। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर पीसीबी के 4 नए निदेशकों में से एक है। उनके अलावा वित्त कार्यालय जावेद कुरैशी, अरशासी असीम वाजिब, जवाद और कॉर्पोरेट कार्यकारी आरिफ सईद की नियुक्ति हुई है। जफर और जवाद को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष किस व्यक्ति की जयंती पर भारत में 1 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। 11 नवंबर 2020 को भारत भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2008 से अबुल कलाम जयंती को मनाने के लिए इन्होंने प्रोविजन लेके आया और इसकी घोषणा की थी। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। अब कुछ आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के कटक में आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 नवंबर सन 2020 को उड़ीसा के कटक में आयकर अपीलन न्यायाधिकरण, जिसको ITAT बोला जाएगा, के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन समारोह जो आभासी तौर पर आयोजित किया गया था, मतलब वर्चुअल बैठक थी ये, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बैठक हुई है। इस समारोह में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, ITAT अध्यक्ष जस्टिस PP भट्ट, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष PC मोदी, अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर सन 2020 को भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल्स, दवाओं, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। आने वाले 5 वर्षों की अवधि में 10 क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय परिव्यय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि यह उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना रोजगार पैदा करने की मदद करेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि विनिर्माण GDP का 16% है और अब इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारतीय अमेरिकी काश पटेल
कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। 10 नवंबर 2020 को पेंटागन द्वारा साझा की गई खबर के अनुसार एक भारतीय अमेरिकी काश पटेल को चीफ ऑफ स्टाफ मुख्य सचिव के तौर पर नामित किया गया है। उन्हें कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर द्वारा इस पद के लिए नामित किया गया था। काश पटेल ने जेन स्टीवर्ट का स्थान लिया, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खुफिया एवं सुरक्षा कार्यवाहक अवर रक्षा सचिव जोसेफ कर्नन और रक्षा नीति के अवर सचिव डॉक्टर जेम्स एंडरसन ने भी अपने इस्तीफे दे दिए। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार ने 11 नवंबर 2020 को प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए 30 नवंबर तक इसको बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आप सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अभियान के दूसरे चरण में यह भी रखा गया कि लोगों को जागरूक करने के लिए 2500 मार्शल नियुक्त किए जाएंगे। 2500 मार्शल पहले फेज की तरह 11 जिलों के 100 अलग अलग चौराहों पर नियुक्त किए जाएंगे। मुख्य 10 चौराहों पर 20-20 पर्यावरण मार्शल नियुक्त किए होंगे। एसडीएम एससीपी ट्रैफिक पुलिस का संयुक्त निगरानी का तंत्र दूसरे चरण के अंदर भी जारी रहेगा। पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर 2020 को 30 नवंबर तक शहर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिनियम एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोला जाता है ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 9 नवंबर की आधी रात से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री एवं उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। पराली को लेकर यहाँ अहम फैसला भी लिया, ये भी देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में खुले पराली जलाने में कमी लाने के लिए पूसा बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए गठित 15 सदस्यीय समिति आज 12 नवंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों के अनुसार यह सॉल्यूशन 15 से 20 दिनों में पराली को खाद में बदल देता है और इसीलिए इस पराली को जलाने से रोक लगेगी। चलिए आगे बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन योजना। केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में होने वाली हवाई परिवहन पर 50% तक की सब्सिडी की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों को भारत के किसी भी स्थान में पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन का 50% सब्सिडी सुविधा देने की 11 नवंबर 2020 को घोषणा की। कोरोना संक्रमण के चलते औद्योगिकी की खेती करने वाले कृषकों को आर्थिक नुकसान से बचाव के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ा दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत शुरू की गई इस सुविधा के अनुसार एयरलाइंस कंपनियां आपूर्तिकर्ता, माल भेजने वाले एवं माल प्राप्तकर्ता तथा एजेंट को परिवहन सब्सिडी सीधे प्रदान करेंगी और वास्तविक अनुबंधन बांध ढुलाई का शुल्क केवल 50% ही उनसे लेगी, बाकी सब सरकार देगी। दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।